सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के गद्यांश की व्याख्या तथा उस गद्यांश पर आधारित आने वाले प्रश्नों के विषय में अध्ययन करेंगे। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। जिनकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व है, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों में किसी भी उत्सव अथवा संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों से की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। प्रस्तुत संस्मरण के आरंभ में लेखक बताता है कि फादर बुल्के की मृत्यु एक जहरीले फोड़े के कारण हुई थी। लेखक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिसके अंदर प्रेम का असीम मिठास भरा हुआ था, उसमें जहर कहाँ से आया। भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाले के अंतिम दिन इतने घोर कष्ट में व्यतीत हुए। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि फादर का शरीर लंबा चौड़ा था, रंग गोरा था, एकदम सफ़ेद दाढ़ी और नीली आंखें थीं। वे एक मिलनसार व्यक्ति थे। उनमें ममत्व और अपनत्व की भावना थी। फादर को याद करना उदासी से भरे शांत संगीत जैसा था। वे व्यवहार में निर्मलता और कार्य करने का दृढ़ संकल्प देने वाले थे। परिमल पत्रिका के माध्यम से लेखक की उनसे भेंट हुई थी और धीरे धीरे उनसे पारिवारिक संबंध बन गए थे। वे गंभीर विषयों पर बहस करते और बेहिचक उचित सलाह भी देते थे। वे प्रत्येक उत्सव पर बड़े भाई और पुरोहित के रूप में आशीर्वाद देने आते थे। उनका सानिध्य देवदार के वृक्ष के समान सघन, विशाल एवं शीतलता प्रदान करने वाला था। अब हम लोग इस गद्यांश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पैराग्राफ के माध्यम से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। जहरबाद शब्द का अर्थ क्या है? जिसका उत्तर है जहरीला फोड़ा। फादर की मृत्यु किसके कारण हुई थी? एक जहरीले फोड़े के कारण। परिमल क्या है? परिमल एक पत्रिका है जिसमें 4-5 कवियों का एक समूह जुड़ा होता है। उनकी रचनाएं इस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित होती हैं। फादर का लेखक से कितने वर्षों का संबंध था? फादर का लेखक से 35 वर्षों का संबंध था। फादर से लेखक की मुलाकात कब होती है? फादर से लेखक की मुलाकात इलाहाबाद में होती है। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, ऐसा लेखक ने क्यों कहा है?
इस पंक्ति का आशय यह है कि फादर बुल्के का संपूर्ण जीवन शांति और करुणा के भाव में व्यतीत हुआ। जिस प्रकार करुणा और उदासी से भरा शांत संगीत प्रेम की वेदना को उजागर करने का माध्यम बनता है, उसी प्रकार फादर बुल्के दूसरों की उदासी के विवेचन करने वाले थे। लेखक के बच्चे के मुख में पहली बार अनाज का दाना किसने डाला था? तो लेखक के मुख में पहली बार अनाज का दाना फादर ने डाला था। फादर की आंखें किस रंग की थी? फादर की आंखें नीली रंग की थी, अर्थात फादर की आंखें नीली आंखों वाली थी। फादर की तुलना देवदार के वृक्ष के समान क्यों की गई है? जिस प्रकार देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और सघन होकर सबको शीतलता छाया प्रदान करता है, कई तरह से उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक उसी तरह फादर बुल्के के सबके साथ घनिष्ठ संबंध बन जाते थे। वे सभी के घरों में मनाए जाने वाले उत्सवों में बड़े भाई और पुरोहित के रूप में आकर आशीर्वाद देते थे। उनके चेहरे और आँखों से वात्सल्य टपकता प्रतीत होता था। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्षों में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर पूरा भरा था। 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। यहाँ पर लेखक बताता है कि लेखक की सबसे पहले मुलाकात फादर से इलाहाबाद की सड़कों पर होती है। फादर लेखक के पास आते हैं, कहते हैं देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। और इस तरह से लेखक बताता है कि उसने कभी भी फादर को क्रोध करते हुए या गुस्से में कभी नहीं देखा। वे हमेशा ममता और प्यार ही सबको देते थे। और लेखक ये भी बताता है कि फादर जब बेल्जियम में थे और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। अभी तो उनके घर में उनके माता पिता, भाई, 2 भाई, 1 बहन और माँ थी। तो इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न हमारा ये बनता है कि लेखक ने सबसे पहले फादर को कहाँ पर देखा था? तो हमारा उत्तर होगा इलाहाबाद। फादर के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कब उत्पन्न हुई? जब फादर बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, तब फादर के मन में सन्यासी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। फादर के घर में कौन कौन लोग थे? फादर के घर में 2 भाई, 1 बहन, माता और पिता थे। अगला पैराग्राफ है, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, अब आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराते हुए माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था कि उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। सबसे पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। इस पूरे पैराग्राफ में यह बताया गया कि लेखक ने जब उनसे कहा कि आपके मन में सन्यासी बनने की इच्छा क्यों उत्पन्न हुई, तो उन्होंने कहा कि सब ईश्वर की इच्छा है। और उन्होंने ये भी बताया मुस्कुराते हुए कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही यह घोषित कर दिया था कि जो है ये लड़का हाथ से चला जाएगा। और सचमुच यही हुआ कि इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ करके फादर बुल्के ये सन्यासी बनने के लिए पादरी के पास जाते हैं और वहाँ सन्यास ग्रहण करते हैं। पादरी के द्वारा इनसे एक शर्त मांगी जाती है कि आप अपनी इच्छा अनुसार एक शर्त आप रख सकते हैं। तो इन्होंने भारत आने के लिए जो है शर्त रखी और फिर इनके मन में भारत आने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई ये चीज़ें इन्हें पता नहीं थी। जब ये भारत आते हैं तो ये सबसे पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच में धर्माचार की पढ़ाई करते हैं और इसके बाद 9-10 वर्ष तक ये दार्जिलिंग में रहते हैं। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न हमारा यह बनता है कि फादर ने संन्यास लेते समय क्या शर्त रखी? तो उत्तर होगा फादर ने संन्यास लेते समय भारत भ्रमण की शर्त रखी। फादर के मन में भारत
संन्यास लेने फादर के मन में संन्यास लेने की इच्छा कब उत्पन्न हुई? तो उत्तर है फादर के मन में जब वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे तभी उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। फादर भारत में आए तो सबसे पहले कहाँ रुके? फादर भारत जब आए तो ये 2 वर्षों तक जीसेट संघ में पादरियों के बीच रुक करके धर्माचार की पढ़ाई की। फादर दार्जिलिंग में कितने वर्षों रहे? फादर दार्जिलिंग में 9 से 10 वर्षों तक रहे। अगला फिर है गद्यांश कि आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। माता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया, एक भाई काम करता था। उनका परिवार है, बहन सख्त और जिद्दी है। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत में बेल्जियम गए। इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि लेखक ने जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से पूछा कि क्या आपको अपने देश की याद नहीं आती है, तो फादर कहते हैं कि मेरा दोस्त तो भारत है और मेरी जन्मभूमि। तो लेखक कहते नहीं, मैं आपकी जन्मभूमि के विषय में बात कर रहा हूँ। तो रेम्स चैपल कहते हैं कि मेरी जन्मभूमि, फादर कहते हैं मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल है। फिर लेखक कहता है कि आपको घर में किसी की याद आती है? तो फादर कहते हैं कि हाँ, मुझे माँ की बहुत याद आती है। माँ की चिट्ठियाँ अक्सर हमारे पास आती हैं। मैं अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश से उन चिट्ठियों को पढ़वाता हूँ। मेरे पिता एक व्यवसायी थे, एक भाई जो पादरी हो गया है और एक भाई काम करता है। उनकी बहन जो कि स्वभाव से बहुत जिद्दी है और उसने बहुत देर से शादी की। हालांकि फादर को अपनी बहन की शादी को लेकर चिंता सताया करती थी, लेकिन भारत में बस जाने के बाद वे 2-3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। तो प्रश्न यह हमारा बनता है कि फादर की जन्मभूमि का क्या नाम था? तो उत्तर होगा रेम्स चैपल। इसके बाद फादर अक्सर किसकी यादों में डूब जाते हैं? तो उत्तर होगा हमारा फादर अक्सर माँ की यादों में डूब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ की चिट्ठियों को फादर किससे पढ़वाते थे? माँ की चिट्ठियों को फादर डॉक्टर रघुवंश से पढ़वाते थे। डॉक्टर रघुवंश कौन थे? डॉक्टर रघुवंश फादर के मित्र थे। फादर के पिता क्या थे? फादर के पिता व्यवसायी थे। फादर का एक भाई क्या था? फादर का एक भाई व्यवसायी था। फादर की बहन कैसी थी? फादर की बहन बहुत सख्त और जिद्दी थी। जब फादर आए तो वे बेल्जियम कितनी बार गए? फादर जब भारत आए तो वे 2 या 3 बार बेल्जियम गए थे। इस तरह से इस पैराग्राफ से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों से सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिसमें पड़ी थी। जो शांति बरसती वह चेहरे पर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतरा। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुँह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं थे। इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि फादर कई दिनों से बीमार थे और वो इलाज कराने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि फादर दिल्ली आए थे इलाज कराने के लिए। और जब वो फादर से मिलते हैं तो इस बार फादर उन्हें हर समय की तरह इस बार उन्हें अपनी बाहें फैलाकर गले नहीं लगाते हैं। उनकी उंगलियां सूजी हुई थी।
जो निश्चित रूप से इस बात को प्रकट कर रही थी कि 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे फादर का निधन हो चुका था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में एक ताबूत में एक छोटी सी नीली गाड़ी से उन्हें उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा, उनके परिजन राजेश्वर सिंह उन्हें उतार रहे थे। उन्हें एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क के कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र जो है खोदी गई थी और उसके ऊपर करील की घनी छाह, चारों ओर कब्र और तेज़ धूप जो है खिला हुआ था। इस अवसर पर जैनेन्द्र कुमार, विजयन, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक का मतलब होता है गेरुआ वस्त्र पहने हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो प्रश्न हमारा इस गद्यांश से ये बनता है कि फादर जब दिल्ली आए थे तो वे किस स्थिति में थे? तो हमारा उत्तर बनता है कि वो बीमार थे। फादर की मृत्यु कब हुई थी? तो हमारा उत्तर बनता है 18 अगस्त 1982 को। फादर को किस कब्रगाह में, कहाँ की कब्रगाह में दफनाया गया था? दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकट निकलसन कब्रगाह में फादर को दफनाया गया था। इसके बाद जो हमारा अगला पैराग्राफ है वह यह है कि फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से भी सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, सर्दी गर्मी बरसात झेलते मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा है और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के भरे जादू 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। फादर के शब्दों से झिरती बिरली शांति भी। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि फादर बुल्के वो सन्यासी तो थे, लेकिन सन्यासियों जैसा उनका आचरण नहीं था। वे रिश्ता जिससे एक बार बनाते थे तो उसे हमेशा निभाने की कोशिश करते थे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे जितनी भी समस्याएं आए, वो ज़रूर 2 मिनट के लिए मिलने लेखक के लिए आते थे। इस तरह का कार्य कौन सन्यासी करेगा? उन्हें सिर्फ एक बात की चिंता थी, वो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मंच से इस आवाज़ भी उठाई। लेकिन उन्हें दुख उस समय होता था जब कोई हिंदी भाषी अपनी ही मातृभाषा हिंदी की निंदा करता था। तो इस तरह से जो है इस पूरे पैराग्राफ में अगर हम देखें कि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं, तो वो प्रश्न यह है कि जो है फादर बुल्के जब दिल्ली आते थे तो वो किससे मिलने के लिए जाते थे? तो उत्तर होगा लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से। फादर को किस बात की चिंता थी? फादर को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की चिंता थी। फादर को दुख कब होता था? जब कोई हिंदी भाषी हिंदी भाषा की निंदा करता था तो इस पर फादर को बहुत दुख होता था। फादर के पुत्र और पत्नी क्या जीवित थे? नहीं, फादर की पत्नी और पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई थी। अगला पैराग्राफ है कि फादर ने कोलकाता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष तक देश में रहकर 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि फादर कामिल बुल्के जब भारत आए तो उन्होंने बीए कलकत्ता से किया और एमए इलाहाबाद से उसकी पढ़ाई की। इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में
प्रयाग विश्वविद्यालय से 1950 में शोध का कार्य किया। इनके शोध का शीर्षक था रामकथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में इसके विषय में जानकारी मिलती है। फादर ने मातरलिंग, जो उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, उनके वह प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का इन्होंने नील पंछी के नाम से उसका अनुवाद किया। ये सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी थे। और इस फादर जो है 47 वर्षों तक भारत में रहे, जिसमें से कुल ये 73 वर्षों तक जीवित रहे, यानी 73 वर्ष की कुल आयु में ये 47 वर्ष तक भारत में व्यतीत किए। अगर इस पूरे पैराग्राफ से हम प्रश्न का निर्माण करते हैं तो हमारा प्रश्न यह बनता है कि फादर ने बीए की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की, तो उत्तर होगा कलकत्ता से। फादर ने एमए की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की, उत्तर बनेगा हमारा इलाहाबाद से। फादर जिस समय शोध कर रहे थे उस समय हिंदी विभाग का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। फादर ने शोध कार्य किस विश्वविद्यालय से किया, प्रयाग विश्वविद्यालय से। फादर ने शोध कार्य कब किया, 1950 में। फादर के शोध कार्य का शीर्षक क्या था, रामकथा उत्पत्ति और विकास। मातरलिंग के नाटक का क्या नाम है, ब्लू बर्ड। मातरलिंग के ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर फादर ने किस नाम से किया, नील पंछी के नाम से। फादर किस कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष थे, सेंट जेवियर कॉलेज रांची की। इस तरह से फादर भारत में कितने वर्षों तक रहे, 47 वर्षों तक। फादर कुल कितनी वर्ष की आयु को जिए, 73 वर्ष की आयु को। नेक्स्ट फिर पैराग्राफ है कि अपरिचित आहटों से दबे हुए सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र में लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती से जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, हम में से अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर उसकी ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहराता हुआ खड़ा था। उसकी स्मृति उसके मन में उसके निकट थी, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति को याद में श्रद्धा नत हूँ। इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पर लेखक ने दुख व्यक्त किया है। छायादार, फल फूल गंध युक्त, सबसे अलग और सबका बनकर रहने वाला जो सबको मानवता का पाठ पढ़ाता था, वह प्रकृति में विलीन हो गया। उसकी पवित्र यादें सबके दिलों में यज्ञ की पवित्र अग्नि की भांत बसी हुई हैं। लेखक उस महान आत्मा को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता है। इस पूरे पैराग्राफ से संबंधित अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा ये बनता है कि फादर का अंतिम संस्कार किस विधि से किया गया था, तो उत्तर होगा मसीही विधि से। फादर का अंतिम संस्कार किसने किया था, तो उत्तर होगा फादर पास्कल तोयना ने। फादर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सेंट जेवियर रेक्टर फादर पास्कल ने क्या कहा था कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। इस तरह से इस पूरे पैराग्राफ के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया और प्रत्येक पैराग्राफ के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने के योग्य हैं, उन प्रश्नों से संबंधित हम लोगों ने भी यहाँ पर अध्ययन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।